अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएं कि जो खान साहब ने कल गुफ्तगू की है उसका एक जवाब आया है, और उसका जवाब ज़ाहिर है डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन जो उनके पत्रकार हैं उनकी तरफ से जवाब ज़रूर आया है। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं क्या जवाब आया है। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने कल अपने प्रोग्राम में एक बड़ा अजीबोगरीब सा इंकशाफ किया है और ख़बर दी है। इस खबर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि क्या अमेरिका के लिए एब्सोल्युटली यस वाला मामला तो नहीं होने जा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह इंडिया को भी हमने कुछ ना कुछ जवाब दिया है जो उनके वज़ीर दिफा की तरफ से क्लेम भी किया गया और धमकी मज़ीद भी लगाई गई आगे की कार्रवाइयों के लिए भी। तो उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा। शेर अफजल मरवत साहब ने जी बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसको सब बड़ा खुशाइंद कह रहे हैं पीटीआई के अंदर, और ये वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई का जो आपस का लड़ाइयों का मामला है वो बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत बना रहा है, जिसकी वजह से जो मेन कॉज है पीटीआई की तरफ से जो उनकी असल स्ट्रगल है उसके ऊपर डिस्कशन कम और आपस की लड़ाइयों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा रहती रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात करते हैं। और फाइनली हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात करेंगे किसानों और ताजरों के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। हम अक्सर पॉलिटिक्स में खो जाते हैं, लेकिन जो रियल इश्यूज़ हैं वो हमारे कहीं पसे पुश्त रह जाते हैं, तो इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यहाँ से बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल में बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की, नाम ले लेके बातें की और कहा कि किस तरीके से उनको और उनकी अहलिया को टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई को क्रश करने के लिए 9 मई किया गया वगैरह वगैरह। तो बड़ी जो उनका एक मौक़िफ़ है, उन्होंने कल बड़ा दबंग अंदाज में खुल्लम खुल्ला सब कुछ कह डाला। उसके बाद मैं पहले से ही ये बात कह चुकी थी अपने वीलॉग में कि कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ लोग ये बात कर रहे थे कि जी अब तो सुलह होने जा रही है, पता नहीं कोई बर्फ़ पिघल रही है, ये कोई इस तरह की सोच आ गई है कि भाई बातचीत करनी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स क्या ज़ाहिर करती हैं। तो इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि एक रद्द-ए-अमल हमें नज़र आ रहा था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, उन्होंने इसके अंदर से मतलब क्या निकाले। उनका इसके ऊपर तज्ज़िया ही बिल्कुल उल्टा था, और वो ये कहने लगे कि जनाब असल में तो इमरान खान एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बेसिकली जो इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू थी, ये बेसिकली ये रिक्वेस्ट थी, वो पाँव में बैठे हुए हैं कि जी हम मुझे एनआरओ दे दिया जाए। तो मुझे बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ लगा उनका ये तज्ज़िया, क्योंकि अगर एनआरओ ही इमरान खान को चाहिए होता तो फिर उन्होंने इतनी देर भी जेल क्यों भुगतना थी। फिर ये ऑफ़र्स तो उनको बहुत पहले भी आ रही थी, वो उस वक्त भी जा सकते थे, बैरून मुल्क भी जा सकते थे, इलेक्शन से पहले भी ये भी ऑप्शंस मौजूद थी, अभी भी इलेक्शन के बाद तक भी ऑफ़र्स मौजूद थी कि भाई आप खामोशी इख्तियार कर लें और सिर्फ आपको रिहा भी कर देंगे, हुकूमत को भी थोड़ी देर चलने दें, बाकी केपी में अपनी हुकूमत जारी रखें। तो ये ऑप्शंस भी टेबल पर मौजूद थी। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, जेल भी काट ली, सज़ाएँ भी भुगत लीं, पार्टी भी तुड़वा ली, सब छोड़ के भी चले गए, सब हो गया, तो इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अगर उन्होंने एनआरओ ही मांगना था तो वो बेवकूफ़ थे कि 2 साल से ये झक मार रहे थे और इतनी सख्ती झेल रहे थे। उनके कारकुन भी, कई कारकुन शहीद हो गए, कईयों के बेचारों के आज़ाद नहीं रहे, कोई बेचारे मोहताज हो गए, और कई तो उनकी फैमिलीज़ उजड़ गई, उनके घर टूट गए, उनके कारोबार। ये सब कुछ किस लिए उन्होंने फिर बर्दाश्त करना था? फिर अगर एनआरओ ही लेना होता तो वो उस वक्त लेते। तो ये एक अजीब सा उनका तज्ज़िया था। मुझे तो बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई कि इस मौके पे जब इमरान खान वज़ीर आज़म या और इन तमाम इक़्तिदार की चीज़ों से बाला हो चुके हैं, उन्हें अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो किसी तरह का भी एनआरओ लें। अब उसके पास खोने के लिए क्या है? एनआरओ तो आप तब मांगते हैं ना कि ओहो मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे जेल में ना डाल दें, ओहो मुझे सज़ाएँ ना सुना दी जाएँ, ओहो मेरी बेगम को ना पकड़ लिया जाए, उसको ना कैद करवा दें, मेरी फैमिली को, अच्छा मेरी पार्टी ना टूट जाए। तो यही स्टेक्स होते हैं आपके, इनके ऊपर आप एनआरओ ले लेते हैं। लेकिन एक बंदे से जब आपने सब कुछ ऑलरेडी कर लिया है तो अब वो किस चीज़ के लिए एनआरओ, मतलब उसकी अब क्या बाकी उसके पास रह गया? जान की तो उसको वैसे ही परवाह नहीं है, तो अब वो किस बात के ऊपर एनआरओ मांग रहा है? तो ये एक बिल्कुल एक लॉजिक इसमें मुझे नज़र नहीं आती कि इस तज्ज़िये में कौन सी लॉजिक है कि जी अब वो एनआरओ मांग रहा है। ये सब होने के बाद क्या चीज़ बचाएगा भाई वो एनआरओ लेके? तो ये बिल्कुल मुझे तो फजूल इलॉजिकल तज्ज़िया लगा। लेकिन कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट किया, फिर एक दो और इसी तरह से ट्वीट्स गुजरने में आए नज़र से जो ऑलमोस्ट एक जैसे ही अल्फाज के चुनाव के साथ थे, और उसमें बताया ये जा रहा था कि जी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है
कि कोई एनआरओ जो है वो इमरान खान को ऑफ़र नहीं किया गया, ना पीटीआई को ऑफ़र किया गया है, और ना ही 9 मई के हवाले से इदारे में किसी तरह की भी कोई लचक दिखाने की कोई सोच मौजूद है। ये एक मामला जो है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है वो कोई किसी तरह भी कंसिडर नहीं की जा रही। तो वो एक तरदीद सी उन्होंने जारी की कि जी कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अब ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट है। नंबर 1, पहली चीज़ तो इसमें ये है कि भाई ये पहले तो बताया जाए कि कोई भी इदारा हो पाकिस्तान में, कोई भी इदारा हो, उसका तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो ये मजाज ही नहीं है इस बात का कि वो किसी को भी एनआरओ ऑफ़र करे। तो पहली बात तो ये है कि भाई ये किस तरह से कहा जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है कि भाई हमने एनआरओ ऑफ़र नहीं किया या किया है। दोनों सूरतों में ये तो वही कोई एनआरओ तो ऑफ़र वो कोई करे ना जिसके पास कोई इख्तियार हो। ये तो किसी का भी इख्तियार नहीं है, तो अदलिया का भी इख्तियार नहीं है, ये जुडिशरी का भी इख्तियार नहीं है, ये फ़ौज का भी इख्तियार नहीं है, ये मुकन्ना का, इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म, किसी का भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी को एनआरओ ऑफ़र करे। अगर किसी ने कुछ किया है तो फिर तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको रिहा होना चाहिए। एनआरओ का क्या मतलब होता है? तो एनआरओ तो इटसेल्फ एक तरह की इल्लीगल सी डील है बेसिकली मेरी नज़र में। और दूसरी बात ये कि एक इल्लीगल डील ऑफ़र करना या ना करना, ये भी किसी के पास इख्तियार नहीं है, तो ये भी काम इल्लीगल है। तो पहली बात तो यही इसमें कंट्रोवर्शियल है। और फिर दूसरी बात ये कि इमरान खान ने कब ये क्लेम किया अपनी गुफ्तगू में कि जी मुझे कोई एनआरओ दिया जा रहा है। तरदीद तो आप तब करें ना कि जी एनआरओ हम नहीं दे रहे, जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे एनआरओ दिया जा रहा है। वो तो नहीं कह रहे, ना उन्होंने ऐसा कोई क्लेम किया अपनी गुफ्तगू में कि जी मुझे एनआरओ दिया जा रहा है। तो फिर ये तरदीद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा? तो ये भी इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल बात है। और बल्कि उल्टा इमरान खान तो बढ़ के आगे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। वो कहाँ कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नरमी की जा रही है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया गया, मेरी बीवी को सज़ा दी गई, मुझे सज़ा दी गई, मेरी पार्टी तोड़ी गई। तो वो तो ये कह रहे हैं। वो कब कह रहे हैं कि जी मुझे कोई डील ऑफ़र करके मुझे कोई रिलैक्स किया जा रहा है? तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस्म की बात थी। बहरहाल इसके बाद जनाब ये तरदीद अपनी जगह और तज्ज़िया अपनी जगह, लेकिन कहानी यही है कि एनआरओ देने की पोजीशन में इस वक्त कोई है भी नहीं। देखा जाए तो ना इस वक्त रियासत बंद गली में नज़र आती है, फंसे हुए नज़र आते हैं सब कि आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि इमरान खान इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि इस हुकूमत को तस्लीम कर लें। आगे अगर उनकी रिहाई मुमकिन होती है तो उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी। असल प्रॉब्लम जो है इस वक्त ये है कि वो मामलात सेटल हो जाएं कि अगर इमरान खान रिहा होकर जेल से बाहर आते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे। ये है $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको पता है कि अवाम उसके साथ खड़ी है, और अगर वो बाहर निकलता है तो लोग उसके साथ बाहर निकलेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर लोग बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, तो उसको कैसे, इस चीज़ को, उस रिएक्शन को कैसे मैनेज करना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो इस बात की मुतहम्मिल तो नहीं है कि ये जल्द से जुलूस रैलियाँ निकल रही हों, अनसर्टेनिटी रहे, तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी बड़ी खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदीया, जी कोई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है। ये खबरें हम पिछले 2 साल भी सुनते रहे थे, आपको याद होगा। 25 अरब वो फलां दे देगा, 25 अरब फलां मुल्क दे देगा। कद्दू दिया किसी ने, तो कोई पैसे आपको नहीं मिलेंगे जब तक कि आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी रहेगी। शब्बर ज़ैदी साहब ने उस दिन बड़ी पता की बात की है कि भाई इस वक्त आपके मुल्क के हालात ये हैं कि आपका अपना जो बैठा हुआ मुल्क में बंदा इन्वेस्टर है वो नहीं रुपया इन्वेस्ट कर रहा, तो किसी बाहर के बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी है, उसको किस पागल ने मशवरा देना है कि भाई तू जाके इस मुल्क में इन्वेस्ट कर, कि जहाँ पर पता ही कोई नहीं कि अगले महीने होना है क्या है और क्या नहीं होना। तो ये वाली सूरत हाल है। आपकी सूरत हाल ये है कि जो किसान है आपका वो इस वक्त बेचैन हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ अरसे में वो भी सड़कों पे होगा। ताजिर आपका नाराज़ है। नून की जब भी गवर्नमेंट आती है किसान तो चलो हमेशा ही नाराज़ रहता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हमेशा ही किसान दोस्त पॉलिसीज़ नहीं होती। अभी भी जो गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर किया गया है, इमदादी कीमत जो वो 3900 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि किसी तौर किसान उसके ऊपर राज़ी नहीं है, उसको बिल्कुल वो सूट ही नहीं करती, वारा ही नहीं खाती। क्योंकि जिस लिहाज से अब खाद महंगी हो चुकी है, जिस लिहाज से बिजली के बिल बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्यूबवेल का ख़र्चा उनका बढ़ जाता है, तो उनको तो वो गंदम की कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। आप जिस कॉस्ट पे उसको वो गंदम मुकर्रर कर रहे हैं उसका रेट, और फिर सरकार जो है वो गंदम इस वक्त ख़रीद भी नहीं रही। उसमें भी इनकी अपनी बड़ी चालाकियाँ होती हैं कि जी पहले गंदम ना ख़रीदो, बाहर से इम्पोर्ट कर लो, उसमें फिर पैसे भी बनते हैं। तो ये बड़ी इनके अंदर बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि किसान इस वक्त रो रहा है,
बुज़दार के लोगों को लोग बहुत बुरा कहते हैं कि जी वो बड़ा दौर बुरा था, ये था वो था, लेकिन एक बात मानने की है कि जो इमरान खान का दौर था, उस्मान बुज़दार भले सीएम पंजाब थे, लेकिन उस दौर में आपका किसान बेहतर हुआ था, किसान खुशहाल हुआ था। और ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्रॉप्स भी बेहतर हुई थी और आपका किसान जो था उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई थी, वो खुशहाल हुआ था। और ये सबसे पाकिस्तान को हमेशा हम ये कहते हैं जी, पाकिस्तान की मीशत को खड़ा करने का बेहतरीन तरीका है ज़राअत को आप स्टेबल कर दें, ज़राअत पे तवज्जो दें। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब होता है, नून की हुकूमत आती है, ये किसान कुछ किस्म की पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब किसान जो है, ख़ास तौर पर जो छोटा किसान है, वो परेशान है। दूसरी तरफ इनकी दोस्ती किससे होती थी? ताजरों से। ये हमेशा खुश रखते हैं ताजरों को, तो जो ट्रेडर है वो खुश होता है जी नून की हुकूमत आके। लेकिन इस दफ़ा ट्रेडर के साथ भी इनके मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि जो IMF की सख्त कड़ी शराइत है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आगे टैक्सेस का जो बर्डन है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब ये जो ताजर है ये आएगा टैक्स नेट में, तो अल्टीमेटली ये इस चीज़ के ऊपर एहतजाज करेगा। और ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसी तरह इन्होंने पहले जब 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें कुछ कोशिश की थी टैक्स वैक्स लगाने की, ताजरों ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने बात कर दी कि जी हम नहीं एक्सेप्ट करते। फिर मरियम ने भी ट्वीट डाल दिया कि मिफ्ता चलें जी वापस करें, चलो जी रिवर्स हो गया था, याद होगा आपको। तो अब ये इस तरह फंसे हुए हैं। IMF को वो मनाते हैं तो ताजिर नाराज़ होगा, ताजिरों को बनाते हैं तो IMF के साथ मामला खटाई में पड़ेगा। किसान ऑलरेडी आपका अनरेस्ट है, तो मीशत इनसे संभल नहीं रही। इस तरह की अनसर्टनिटी में बाहर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दूसरा दोस्त मुल्क उस तरह से हेल्प नहीं कर रहा। चाइना के साथ आप ऑलरेडी थोड़े से खामोश से डिस्टेंस पे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे में ये भी हम सुन रहे हैं कि जी जो नजम सेठी साहब ने कल खबर दी है कि अमेरिका, उन्होंने खुल के बात नहीं की, लेकिन कुछ इशारा ज़रूर दिया है कि शायद अमेरिका के लिए कोई स्पेस पाकिस्तान सोच रहा है कि उनको इस खित्ते में मिले, या उनकी अगर कोई अहदाफ हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, या जो भी यहाँ पर वो अपना एक कोई ठिकाना रखना चाहते हैं, तो इस हवाले से कोई उनको पाकिस्तान अकोमोडेट करे या कुछ उनके साथ ताउन करे। तो ये मिलती जुलती कुछ कहानी लग रही है कि जैसे वो पहले भी चाहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान कुछ बेस फ्राहम कर दे, कोई अड्डे दे दे, जिस पे इमरान खान साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि एब्सोल्युटली नॉट, और उस पर फिर आपने रिएक्शन भी देखा था अमेरिकी एंकर का। तो ये बेसिकली फिर ये बात कहीं अगर नजम सेठी साहब कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं अंडर कंसिडरेशन है कि जी कुछ मामलात अमेरिका से इस तरह से बढ़ाने, और उसकी फिर कॉस्ट क्या होगी? क्योंकि अगर हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाते हैं इवन, तो ऑटोमेटिकली जो TTP है, जो आपका अफ़गानिस्तान है, वो तो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। उसके साथ जो आपके मुल्क में एक अनरेस्ट आएगा, उसका आपने क्या करना है? ये बहुत बड़ा और बहुत अहम इशू है, सोचने की बात, कि अमेरिका को राज़ी करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मुल्क में खुदा न खास्ता फिर से, पहले ही हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दहशत गर्दी शुरू हुई है, कहीं इसकी ज़्यादा ही ना लहर बढ़ जाए। ये भी बड़ी खौफनाक बात है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कोई कयासराई करनी चाहिए। ऑफिशियली इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान की पॉलिसी है, हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसी सामने आए, रियासत की पॉलिसी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह इंडिया के मामले के ऊपर इंडिया के वज़ीर दिफा जो हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि जी हमने जाके कार्रवाई की, हमारे आगे से गिदड़ भभकियाँ तो जा रही हैं, अब की मार वाले मुझे तो सूरत हाल लग रही थी। भाई वो कह रहा है कि हम करके जा चुके हैं, आप कह रहे हैं अब तुमने किया तो तुम्हारी आँख निकाल लेंगे। अरे भाई जो पहले उसने किया उसका क्या, उस पर भी तो जवाब दें कि किया है या नहीं किया, और अगर किया तो कैसे कर गया वो आपके मुल्क में कार्रवाई। वो तो उसको बुरा भला तो हम भी सब मिलके कहेंगे कि वो बदमाशी है, लेकिन उसको रोकना किसका काम है, ये भी तो हम सवाल करेंगे ना। तो ये इस वक्त जो है आपके साइड्स पे जो सिचुएशन है मुल्क के इर्द गिर्द हमसायों के साथ, वो टेंशन है, मुल्क में एक मईशत का जो बुरा हाल है वो आपके सामने है। और फिर ऐसे में अगर अपोजिशन और ये आम लोग, किसान, ताजिर, आगे गरीब लोग जो इनसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे होंगे, ये जब सड़कों पर आएंगे, अदलिया आपकी ऑलरेडी एक क्राइसिस का शिकार हुई पड़ी है, तो ये सब सारी सिचुएशन हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? और वो भी हुकूमत ऐसी जो कि एक अक्सरियती हुकूमत ही नहीं है। एक तो नंबर 1 जाली हुकूमत है, और फिर भी जाली होने के बावजूद भी अक्सरियती हुकूमत नहीं है। तो उसके साथ आप कैसे ये चीज़ें लेके चलेंगे? ये सारे बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और यही वजह है कि जो एक
जिसको कहते हैं ना अंदर टेंशन मची हुई है, उसकी वजह ये सारी चीज़ें हैं कि इनके साथ ये सब कैसे मैनेज होगा। लास्टली जी, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ख़बर आपको दे दें, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। खुशाइंद है उनका बयान। उन्होंने कहा है कि जी वो इमरान खान की हिदायत पर कोई अपना सोशल मीडिया वगैरह भी अलग से नहीं चला रहे और तमाम तरह लड़ाई झगड़े भी ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अब वो किसी के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, बल्कि अगर कोई उनकी तरफ से पार्टी के अंदर से उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देगा तब भी वो जवाब नहीं देंगे, खामोश रहेंगे। और बिल्कुल जो अपना फोकस है वो इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश मिसाइल है उसके हवाले से करेंगे, बजाय इसके कि वो आपस में एक दूसरे को लड़ाई करें। हालांकि एक दिन पहले ही वो कह रहे थे ये बात कि मैं एक्सपोज करूँगा, ये वो जवाब मिलेगा। लेकिन खुशाइन बात है कि उन्होंने 27वीं की रात उन्होंने कहा जी आज की रात बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैं ये सारे गिले शिकवे साइड पर रख रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है उनका अच्छा स्टेटमेंट है और पीटीआई ने भी इसको वेलकम किया है। बल्कि मैं देख रही थी पीटीआई ऑफिशियल से उनका ये वीडियो बयान जारी हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो खुद उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है पीटीआई को भी चाहिए कि जो शेर अफजल मरवत साहब की काविश होती है, वो बाहर निकलते हैं कुछ है, उनको भी प्रॉपर कवरेज दें और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की महाजराई नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी टीम के मेंबर हैं तो उनको साथ लेके चलना चाहिए। और शेर अफजल मरवत साहब ने तो पहले ही कहा है कि अब इस पे वो अमल भी करें कि कोई गैर ज़रूरी स्टेटमेंट्स मीडिया पे ना जारी करें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें ना करें। छोटी मोटी चीज़ें हर पार्टी में होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हर बात को लेके मीडिया पे ठक 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 बोल दिया जाए या सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, तो इस तरह फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बात पे कितना कायम रहा जाता है दोनों तरफ से। लेकिन अगर ये होता है तो ये मेरा ख्याल है बड़ी शिकस्त होगी पीटीआई के मुखालिफिन की, जो कि इस बात पे बड़े खुश हो रहे थे कि ये लोग आपस में उलझते रहेंगे तो बड़ा इनके लिए फ़ायदा मंद है। तो ये कि ये उनके लिए एक अच्छी खबर बहरहाल नहीं होगी, लेकिन देखना ही है कि शेर अफजल मरवत साहब क्या वाकई इस डगर पर चल सकेंगे या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।